तो मूवी शुरू होती है एक लड़की से जो कि अकेली एक स्कूल बिल्डिंग में घूम रही थी, जहां पर वो किसी अर्बल लेजेंड का रिचुअल करती है, जिसके बाद कोई भयानक ईविल फोर्स उस पर हमला कर देती है। और असल में ये एक हॉरर स्टोरी है जो कि कैरन नाम की लड़की अपनी दोस्त फेथ को सुना रही थी, जिससे वो डर जाती है और कैरन उसे संभालती है। असल में उसे एस्थमा की भी प्रॉब्लम थी और कैरन कहानी सुनाने से मना करती है, लेकिन ऑब्वियसली फेथ यहाँ पर नहीं मानती, जिस पर वो उसे कहानी सुनाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। खैर, अब आगे जाने से पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो ये असल में रेजिना केली एकेडमी के अंदर पढ़ती हैं और ये साल चल रहा है 1993 यानी कि 1993 का। और कैरन को हॉरर स्टोरीज, कैंपस हॉन्टिंग्स और अर्बल लेजेंड्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिनके बारे में अक्सर वो पढ़ती रहती थी। अब कैरन अपनी कहानी शुरू करती है जो कि एक अर्बल लेजेंड के बारे में है, जो कि इसी सेम एकेडमी की है, जिसका नाम है मैरी चेरी चुआ, और यही इस मूवी का नाम भी है। इनफैक्ट इस बिल्डिंग के अंदर उसका नाम तक लेना मना था। खैर, वो दोनों ही पूल एरिया के पास में जाती है जो कि बिल्कुल अबैंडन्ड है, और वहाँ पर मैरी चेरी चुआ के नाम की एक बेंच भी रखी हुई थी उसके मेमोरियल के तौर पर, यानी कि ये एक लड़की का नाम है। खैर, कैरन अब उसकी कहानी बताती है। तो 1965 में इसी रेजिना केली एकेडमी के अंदर मैरी चेरी चुआ पढ़ा करती थी, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा ही क्लास में टॉप करा करती, साथ ही साथ हर चीज में आगे रहा करती थी। लेकिन टू एवरीवन शॉक उसकी बॉडी एक दिन इसी पूल एरिया में मिलती है, जो कि तब से ही अबैंडन हो चुका था। और बाद में ये पता चला कि उसको मोलेस्ट करके मारा गया था और उसका दोषी जेनिटर को माना गया, जिसको जेल हो गई थी। और अभी हाल ही में ही 2 साल पहले वो भी जेल में मारा गया। लेकिन तब से लेकर आज तक सभी का ये मानना है कि मैरी की आत्मा इसी बिल्डिंग में भटक रही है और जस्टिस का वेट कर रही है। खैर, अब वो दोनों ही उसकी स्पिरिट से बात करने का रिचुअल करती हैं, जिसके अंदर एक कैंडल लाइट अप वो करती हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ती हैं और मैरी को बुलाने लगती है, जिसके आने का एहसास भी उनको होता है। लेकिन अचानक ही उनका हाथ छूट जाता है और फेथ बेहोश पूल साइड पड़ी थी, जिसको देखकर कैरन बहुत डर जाती है, जिससे कि फेथ की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन फिलहाल वो ठीक थी। कैरबम कैरन को देख पाता है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए अपने अंकल आंटी के घर पर गई हुई थी, जिसको उसकी बहन लीना लेने आती है। इसके बाद में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो असल में फेथ के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसे स्कूल से वार्निंग मिल चुकी थी और उसके मार्क्स और स्कोर्स काफी कम थे। साथ ही साथ उसकी बहन नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है, तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उसने उसको अपनी आंटी के घर पर भेज दिया था। अब वो उसे लेकर वापस आ गई है और वो उसको समझाती भी है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ ऐसा वैसा ना करे। उसकी वजह से पेरेंट्स को भी यहाँ पर आना पड़ता, जो कि शिकागो में रहा करते थे, और उन्हें दिक्कत होती, जो कि शिकागो रहकर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो दोनों अच्छे से रह पाए और पढ़ पाए। खैर, अब कैरन अपना काम करने लगती है, हेयर कट करती है और अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर सब बच्चे उससे कटे कटे रहते हैं। कोई भी उससे बात तक नहीं करता और सबको वो अजीब लगती थी। साथ ही साथ अब फेथ भी उससे वैसे बात नहीं करती जैसे वो पहले किया करती थी। खैर, अब वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर कोई उसे खास पसंद नहीं करता और वो अपने डेस्क पर बैठकर हॉरर स्टोरीज पढ़ने लगती है, जिसे क्लास का ही एक लड़का पे को डराता है और थोड़ा बुली भी करता है। लेकिन अब तक क्लास टीचर मिस्टर मंजानो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि पीको को उसे बुली करने के लिए डांटते हैं और उससे प्रेयर्स रीड करवाकर कैरन से माफी भी मंगवाते हैं, जो कि काफी बढ़िया चीज थी। अगर बुलीज को पहले ही रोक दिया जाए तो लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा नहीं आएगा, जो कि उनको काफी आगे तक याद रह सकता है। खैर, वो अपने बारे में बताते हैं कि वो इसी रेजिना केली एकेडमी के ग्रेजुएट हैं 1960s के टाइम के, और 5 साल से वो पढ़ा रहे हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे। अब वो सबसे थोड़ी बहुत बात करते हैं और सबको असाइनमेंट देते हैं टर्म पेपर लिखने का, जिसके टॉपिक अप्रूवल, डेटा गैदरिंग, प्रेजेंटेशन से लेकर बाकी सारे स्टेप्स में वो उन लोगों को गाइड करते रहेंगे और उनका साथ भी देते रहेंगे। सभी बच्चे अब अपने अपने असाइनमेंट के लिए पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं और कैरन फेथ से बात करती है, जो कि उससे थोड़ी बहुत ही बात करती है और पार्टनर बनने पर कहती है कि वो ऑलरेडी किसी और की पार्टनर बन चुकी है, यानी कि वो भी उससे कटी कटी रहने लगी थी, यानी कि उस रिचुअल के बाद में। कैरन अब घर आती है, जिसे उसकी बहन लीना मिलती है और वो उसके हाथ में मैरी वाले केस की न्यूज़पेपर कटिंग देखकर ये बोलती है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगी, इससे दूर रहेंगी। वो दोनों ही चाहती हैं और कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक रहे उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए, तो कैरन भी इन सब से दूर रहे। इस पर वो कहती है कि वो उसके काम में दखल ना दे। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लीना अपनी बहन को इस केस के बारे में रिसर्च वगैरह क्यों नहीं करने दे रही थी, वो उसको रोक क्यों रही थी। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि 1987 में लीना
भी रेजिना केली एकेडमी की ही स्टूडेंट हुआ करती थी, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ में उसी पूल एरिया में जाती है जहाँ पर मैरी की बॉडी मिली थी। तो ये लोग वहाँ पर जाकर एक बीजा बोर्ड की मदद से उसकी स्पिरिट को समन करते हैं। तो वहाँ पर वो आ भी जाती है, उसको दिखाई भी देती है और वो उससे बात करते हुए पूछती है कि वो वहाँ पर क्यों है। तो वो कहती है कि उसको इंसाफ चाहिए, लेकिन वो सभी ये कहते हैं कि उसका कातिल यानी कि जेनेटर तो पकड़ा गया था, लेकिन मैरी इसके लिए साफ मना कर देती है, मतलब कि असली कल्प्रिट अभी भी बाहर कहीं घूम रहा था और जेनेटर को शायद से खाली फंसा दिया गया। खैर वहाँ पर तभी उनकी टीचर आ जाती है, जो कि उनको वहाँ से भेजकर लीना को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसका वो वीजा बोर्ड जलाकर उसके ऊपर गुस्सा करती है कि एक कैथोलिक स्कूल में ये सब लाना मना है और वो मैरी वाला टॉपिक बार बार ना लेकर आए, क्योंकि इससे स्कूल की रेप्यूटेशन खराब होगी और जो दाग वो हटाने की कोशिश सालों से कर रहे हैं वो हटेंगे नहीं। इस पर लीना कहती है कि उसने मैरी की स्पिरिट को देखा है, उससे बात करी है, जो कि बोल रही थी कि उसे इंसाफ चाहिए जो कि उसे अभी तक नहीं मिला, लेकिन टीचर उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि अगर उसने इस टॉपिक को नहीं छोड़ा तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। और यही रीजन था कि वो इतना ज्यादा अपनी बहन के ऊपर भड़क गई थी मैरी का टॉपिक सुनकर। खैर अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कैरन को, जो कि क्लास के अंदर सभी को अपने टॉपिक के बारे में बताती है, जो कि ऑब्वियसली मैरी वाला केस था जिसकी डेथ मिस्ट्री को वो अनकवर करना चाहती थी। और मिस्टर मंजानो उससे कहते हैं कि उस टाइम मैरी एक अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि खत्म हो गई और दोषी जेनेटर को ठहराया गया था, लेकिन वो केस सॉल्व हो चुका है। जिस पर वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि केस सॉल्व हुआ है और अगर वो स्कूल की हॉन्टिंग्स के बारे में सोचे और सबकी बात सुने तो समझ में आता है कि वो आज भी स्कूल के अंदर ही भटक रही है, मतलब कि इंसाफ उसे नहीं मिला और उसके पास इस चीज का सोर्स भी है, मतलब कि वो मिस्ट्री अनकवर कर सकती है। खैर मिस्टर मंजानो भी कहते हैं कि उसका टॉपिक काफी अच्छा है जिस पर वो काम कर सकती है और उसके लिए उसकी ही बुली यानी कि पेको को उसका पार्टनर बना दिया जाता है, जिसको ये बात मंजूर नहीं थी, लेकिन टीचर को कोई कैसे मना कर सकता है। साथ ही साथ मिस्टर मंजानो पूछते हैं कि वो इसी टॉपिक पर क्यों काम करना चाहती है, तो वो ये कहती है कि उसे एडवेंचर्स पसंद है और वो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बनना चाहती है। खैर वो पेको के साथ उसी पूल एरिया पर जाती है जहाँ पर उसका ये कहना था कि उन्हें मैरी की स्पिरिट से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो उनको दिख पाएगी। वो उनसे बात करके उनकी हेल्प करेगी और ऐसा इसलिए था ताकि सच सबके सामने आ पाए, लेकिन पेको डर कर वहाँ से भाग जाता है। खैर वो कैंडल लाइट करके उसकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है, अपना नाम बताती है जो कि वो आखिरी टाइम नहीं बता पाई थी और कहती है कि वो उसकी दोस्ती है जिसे खुद भी जस्टिस चाहिए और सबसे बड़ी बात की दूर से फेथ भी उसको देख रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसके लिए आज भी फिक्र करती थी। कैरन स्कूल के आर्काइव रूम में जाती है पुराने बैचेस और एक्टिविटीज की फोटोज और रिकॉर्ड्स देखने के लिए, जहाँ पर उसे मैरी वाले बैच की फोटो मिलती है, लेकिन उसमें मैरी का चेहरा क्रॉस आउट किया गया था, जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों और किसने किया होगा। खैर तभी उसका ध्यान वहाँ पर रखे हुए मैनेक्विन पर जाता है, जो कि पहले भी अपने आप मूव हो गई थी और वो अपने आप ही सडनली अनकवर भी हो जाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वो फोटो लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी हम मैरी की स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि आर्काइव रूम में ही खड़ी थी और उसको ही देख रही थी। अब वो मिस्टर मंजानो के पास में जाती है और उनसे बात करती है कि मैरी की फोटो को क्रॉस आउट किया गया है, इसे शायद किसी टीचर, प्रीस्ट या फिर खुद स्कूल ने ही किया होगा, जैसे कि सभी उसे बताना चाहते हैं कि मैरी कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। साथ ही साथ मिस्टर मंजानो भी बताते हैं कि उनके समय पर भी मैरी का नाम लेने पर भी ग्रेट डिडक्शन या फिर पनिशमेंट होती थी, जो कि अभी भी है और ऐसा ही कुछ कैरन के साथ में हुआ था, क्योंकि उसने फेथ के साथ मैरी से बात करने की कोशिश करी, यानी कि उसकी स्पिरिट से। वो आगे कहती है कि सब मैरी का नाम लेने से भी रोकते हैं, उसे बुलाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा हो। और तभी वो उस जेनेटर यानी कि एमिलियो बाल्डोनारो जूनियर के बारे में बात करती है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाती है कि वो हमेशा कहता रहा कि उसने मैरी को नहीं मारा, किसी और ने मारा है और 2 साल पहले मरने तक वो अपनी उसी बात पर अड़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि 6 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मैरी की स्पिरिट को समन भी किया था, जहाँ पर उसने भी कहा था कि उसका कातिल पकड़ा नहीं गया और उसको इंसाफ चाहिए, मतलब कातिल अभी भी खुला घूम रहा है। और 6 साल पहले लीना ने ही तो मैरी की स्पिरिट से बात करी थी, जिसके बारे में कैरन अभी बोल रही है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब तभी मिस्टर मंजानो बोलते हैं कि आखिर वो ये सब साबित कैसे करेगी, जिस पर वो बोलती है कि वो मैरी की स्पिरिट से बात करेगी, लेकिन तभी वो बोलते हैं कि स्पिरिट से बात करके मिला हुआ डेटा वैलिड नहीं माना जाएगा और अगर वो पकड़ी गई तो उसे दिक्कत हो सकती है। और इनडायरेक्टली मिस्टर मंजानो इशारा कर रहे थे कि काम को करो जरूर, लेकिन पकड़े मत जाना, और उससे पहले वो लोगों का इंटरव्यू करके थोड़ा बहुत डेटा गैदर करे और कुछ इंटरेस्टिंग लाकर उसको सरप्राइज
करे तो वो भी उसका साथ देगा मैरी की स्पिरिट से बात करने में। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि वो उसे इतना सपोर्ट कर रहा है और वो मैरी वाले बैच की फोटो रख लेता है क्योंकि वो स्कूल प्रॉपर्टी है जिसे कैरन घर नहीं ले जा सकती थी। अब एक टीचर आकर उससे ये कहती है कि वो क्यों उन बच्चों को इस केस पर काम करने दे रहा है। इस पर वो कह देता है कि काम उसने दिया है तो कोई उसके बीच में ना आए। अब कैरन स्कूल के ओल्ड स्टाफ लाइक गार्ड, कैंटीन स्टाफ, टीचर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी मैरी के बारे में बात तक नहीं करना चाहता था, जो उसे काफी अजीब और डिमोटिवेटिंग लगता है। खैर अब वो मैरी की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है कि कोई उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बता रहा और अब उसे मैरी दिखाई देती है जो कि ये कहती है कि मिस्टर अमीलियो उसके साथ ऐसा ना करो। और हम अमीलियो को भी देख पाते हैं जो कि उसे मोलेस्ट कर रहा होता है और अब इससे कैरन की नींद खुल जाती है क्योंकि ये बस एक नाइटमेयर था और वो काफी परेशान होकर रोने लगती है। वो स्कूल जाकर फिर से कोशिश करती है लेकिन फिर से सभी लोग उसके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे और अब तो खुद उसे ही अवॉइड करने लगे थे। और ऐसा ही एक टीचर करती है जिसने लीना को भी डांटा था और अब उसके पास मैरी आकर उसे हॉन्ट करती है। साथ ही साथ इसी बीच कुछ और स्टूडेंट्स को मैरी हॉन्ट कर रही थी। खैर तभी हम एक सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर मंजानो पेको से बात करते हैं जो कि बताता है कि वो फिलहाल अपने मैच के ऊपर ध्यान दे रहा है और इसलिए वो कैरन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। हालांकि हम जानते हैं कि वो खाली डर रहा था। खैर यहाँ पर कैरन ने उसे बताया तो था कि कोई भी मैरी के बारे में उससे बात नहीं करना चाहता, जिस पर मिस्टर मंजानो कहते हैं कि वो खुद किसी से बात करेंगे उनकी मदद करने के लिए और उसको कुछ भी नया मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो उसको पता है क्योंकि वो उनका एडवाइजर है जो कि उनको पूरा सपोर्ट करेगा। फिर हम कैरन को देख पाते हैं जो कि फिर से ट्राई करती है और तभी कैंटीन लेडी उसे ऑफ रिकॉर्ड ये बताती है कि मैरी की क्लास एडवाइजर मिस एस्ट्रेला का घर स्कूल के सामने ही है जो कि अकेली वहाँ पर रहती है, जिन्हें डिमेंशिया भी है यानी कि भूलने की बीमारी, और वो मैरी के बारे में उसे कुछ बता सकती है। अब कैरन पेको से मिलती है जो कि अकेला बैठा रो रहा था क्योंकि उसकी टीम उसे ही छोड़कर चली गई थी और वो दुखी था, जिस पर कैरन उसको दिलासा देती है और समझाती है कि अगर उसका कोई दोस्त नहीं बन रहा तो वो खुद को एडजस्ट ना करे क्योंकि कोई ना कोई उसका दोस्त बन ही जाएगा। जैसे खुद उसका भी कोई दोस्त नहीं है लेकिन फेथ उसकी दोस्त है। और अब थोड़ी बहुत बात करके वो दोनों घर चले जाते हैं और हम खाली स्कूल में भटकती मैरी की आत्मा को देख पाते हैं। रात को अब कैरन घर पर थी जो कि काम करते करते सो जाती है और लीना उसके पास आती है जो कि वहाँ पर रखी उन दोनों की ग्रैंडपा के साथ फोटो देखती है और उनके बारे में सोचने लगती है जब वो दोनों उनसे मिलने प्रिजन गई थी और वो कहते थे कि वो ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन वो दोनों उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ही यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब अगले दिन कैरन स्कूल जाती है जहाँ पर उसके पास एक पेपर आता है कि पीछे मत देखना और अब उसकी डेस्क पर खून भी गिरता है और वो पीछे देखती है तो उसे मैरी की बॉडी क्लास में लटकी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ वो फेथ को भी दिखाई देती है जिसके बारे में कैरन उससे बात करती है और तभी वो रोने लगती है और कहती है कि एमिलियो असल में उसके ग्रैंडफादर थे जो कि अपनी आखिरी सांस तक ये बोलते रहे कि उन्होंने मैरी को नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया और इसलिए वो पता लगाना चाहती है कि आखिर मैरी के साथ में क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि एमिलियो और मैरी दोनों से ही बहुत से लोगों ने इंसाफ छीन लिया जो कि वो कैसे भी उनको दिलाकर रहेगी और तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। तभी हम पेको को देख पाते हैं जिससे मिस्टर मंजानो इस केस के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि कैरन को मैरी क्लास के अंदर लटकी हुई दिखाई दी थी और वो अभी किसी लीड से ही बात करने गई है। खैर तभी पेको उनसे ये पूछता है कि क्या उनका कोई रिश्तेदार कभी इसी अकेडमी में था, जिस पर वो इस बात के लिए साफ मना कर देते हैं कि वही एक मंजानो है जो कि रेजिना अकेडमी के अंदर थे। और तभी उनके जाने के बाद में वो एक बैच की फोटो देखता है और सोच में पड़ जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। अब हम उसी गार्ड को देखते हैं जिसने मैरी के बारे में बात करने से मना कर दिया था और अब मैरी की स्पिरिट उसे भी हॉन्ट करती है। तभी हम कैरन और फेथ को देखते हैं जो कि असल में मिस एस्ट्रेला से मिलने आती है जो कि ये कहती है कि उन्होंने स्कूल को काफी कुछ दिया और इसके बदले में स्कूल उनका ध्यान रख रहा है। और वो दोनों ही मैरी के बारे में पूछती है जिस पर वो ये बताती है कि वो एक ब्रिलियंट लड़की थी, उनकी ऑनर स्टूडेंट थी और काफी रिलायबल थी, जो कि बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखा करती जिसे क्लास में सभी पसंद किया करते थे। और क्लास में एक लड़का था ओका नाम का और वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, हमेशा साथ ही वक्त बिताया करते। और आखिरी समय उसने मैरी को देखा था जब वो घायल एमिलियो के पास थी और फिर उसके खून के जुर्म में एमिलियो को जेल हो गई थी। इस पर कैरन कहती है कि कैसे वो ये कह सकती है कि एमिलियो ने ही सब किया था, लेकिन तब तक नर्स आकर उन्हें ले जाती है। यानी कि यहाँ पर बातें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी लेकिन नर्स उन्हें आकर बीच में ही जाती है।
अब हम मिस्टर मंजानो को देखते हैं जिनके पास प्रिंसिपल आता है और कहता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को मैरी केस के बारे में परमिशन देकर गलत किया और ये स्टूडेंट्स फिलहाल मिस एस्ट्रेला के पास गई है और वो डिमेंशिया की पेशेंट है, जो कि कुछ भी बोल सकती है और स्कूल की रेप्यूटेशन इससे खराब हो जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी ये सब बंद करवा दे। अब कैरल लाइब्रेरी में थी उसी केस के बारे में रिसर्च करने के लिए, जहाँ पर उसे मैरी की स्पिरिट दिखती है और खींच कर कहीं पर ले जाती है, जहाँ पर होश आने पर वो एक किताब को पाती है जिसके अंदर एक लेटर था जो कि खुद मैरी ने ही लिखा था और उसको पढ़कर कैरल समझ जाती है कि मैरी असल में प्रेग्नेंट हो गई थी और काफी परेशान थी। अब वो क्लास में आती है जहाँ पर मिस्टर मंजानो सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अब टर्म पेपर असाइनमेंट चेंज करके शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री का कर दिया गया है और जो भी प्रीवियस असाइनमेंट में टर्म पेपर्स हैं वो भी वो लोग सबमिट कर सकते हैं, जिनके ग्रेड वो उनको दे देंगे। अब वो अपने ऑफिस आ जाते हैं जिनके पास कैरन आती है, जिसे रास्ते में पेको भी मिलता है जो कि उसे कुछ बताता भी है। अब वो मिस्टर मंजानो से बात करती है और वो उन्हें मैरी का लेटर दिखाती है और कहती है कि क्या ओका को पता भी था कि शायद उसने मैरी को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें ही कैसे पता होगा। इसके बाद वो बोलती है कि उन्हें सच जानने के लिए मैरी की स्पिरिट से ही बात करनी होगी, जिस पर वो एग्री हो जाते हैं। और अगले दिन वीकेंड है तो स्कूल में कम ही लोग रहेंगे और तब वो मैरी से बात करने का डिसाइड करते हैं। और इसी बीच हम लाइब्रेरियन को भी देख पाते हैं जिसे मैरी हॉन्ट करती हो और उसे तभी हार्ट अटैक आ जाता है। खैर अब कैरन घर पर होती है जहाँ पर लीना उससे बात करती है कि वह एग्जाम में फेल हो गई और वह टर्म पेपर को छोड़कर अपने पढ़ाई पर फोकस करे और बाकी सब जो कुछ हुआ भुला दे, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि किन लोगों के अगेंस्ट हो जा रही है। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं बुला सकती, वो कायर होकर नहीं रुकेगी लीना की तरह, यानी कि वो सच जान गई थी और वो मैरी के केस की तह तक जाएगी, सच तक जाएगी और उसने अपने ग्रैंडफादर को खोया है और वो भी उन्हीं लोगों की वजह से। और ये जो स्कॉलरशिप उनको मिली है ना, वो उनके ही पापों की भरपाई है जो कि स्कूल ने दी है। जिस पर लीना कहती है कि वो अब अपनी बहन को नहीं खो सकती, जिस पर वो कहती है कि कल वो आखिरी बार कोशिश करेगी, जिसके बाद में कहानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन वो स्कूल जाती है, मिस्टर मंजानो से मिलती है और मैरी की स्पिरिट से बात करने लगती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो मैरी असल में ओका के बच्चे से ही प्रेग्नेंट थी। ये बात ओका को पता थी। उस रात ओका से उसकी बहस हुई जिसने धोखे से उसे खत्म कर दिया, फिर उसकी बॉडी को लटका दिया ताकि ये खुदकुशी लगे, लेकिन ओका की माँ ने उसका साथ दिया और बॉडी को पोल के पास प्लेस करके उसे एमिलियो के आने पर उसको विक्टिम बना दिया और इस तरह ओका बच गया और बेचारा एमिलियो फंस गया और अंत में मारा गया। और यहाँ पर ओका कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर मंजानो है। जी हाँ, इसलिए वो इस केस में इतना इंटरेस्टेड था और जानबूझकर यहाँ पर सबको भटका रहा था। और ये चीज पेको को पता चल गई थी क्योंकि उसने मंजानो से पूछा भी था कि यहाँ पर उसका कोई रिलेटिव पहले भी था। और सबसे बड़ी बात कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि मिस एस्ट्रेला है, जो कि डिमेंशिया का जोड़ा नाटक करती है और गलती से उन्होंने कैरन को कुछ ज्यादा ही बात बता दी थी। और अगर वो इतना नहीं बोलती तो यहाँ पर सच कभी सामने नहीं आता, या फिर आ भी जाता, क्योंकि पेको को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और मिस एस्ट्रेला ने एक बात कही थी कि स्कूल उनकी देखभाल करता है उनकी चीजों के बदले में, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी किया, यानी कि चुप रहने के बदले में वो इस चीज की कीमत ले रही थी। गलती उसके बेटे की ही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्कूल उसका साथ दे रहा था, ऑब्वियसली अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए। ओका यानी कि मंजानो कैरन को बांधकर स्कूल की बैक साइड लेकर आता है, जिसे पेको भी देख लेता है, लेकिन वो उसे पीट कर वहीं बांध देता है। अब तक लीना भी स्कूल आ गई थी, जिसे फेथ मिलती है और वो दोनों पहले पेको को छुड़ाती है और अब कैरन को बचाने जाती हैं, जिसे ओका हैंग करके मारने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया था, यानी कि मैरी के साथ। लेकिन वो बच जाती है और उल्टा उसे ही लटका देती है। साथ ही साथ मिस एस्ट्रेला भी एक गलती से मारी जाती है। अब तक वो तीनों यहाँ पर आ जाते हैं, जो की रस्सी खींचकर ओका को लटका देते हैं और वो मारा जाता है, जिससे मैरी की स्पिरिट अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जाती है, यानी कि फाइनली जस्टिस सर्व हो गई थी। अब अगले सीन में लीना कैरन के पास आती है और उन दोनों का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। अब तभी फेथ वहाँ पर आकर कैरन से बात करती है और असल में उस दिन फेथ को एस्थमा अटैक आ गया था और वो खत्म हो गई थी, जिसके गिल्ट में अभी तक कैरन थी, लेकिन अब फेथ उसे गिल्ट फ्री करके चली जाती है। जी हाँ, यानी कि फेथ उसी टाइम मर गई थी और उसकी स्पिरिट ही यहाँ पर कैरन का साथ दे रही थी। और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों वो उसे कटी कटी रहती थी, क्योंकि असल में वो एक स्पिरिट थी। लेकिन अपनी दोस्त कैरन को ऐसे हालातों में देखकर फेथ की स्पिरिट ने उसकी मदद करने का फाइनली फैसला कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली अब वो एक स्पिरिट थी तो उसको वापस जाना पड़ा। साथ ही साथ सालों बाद एमिलियो को भी इंसाफ मिल चुका था कि वो गुनहगार कभी था ही नहीं और फाइनली मैरी चेरी चुआ केस सॉल्व हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम कैरन और पेको को देख पाते हैं, जो कि फिलहाल दोस्त बन गए थे और साथ में काफी वक्त बिता रहे थे, जिनके पीछे शॉकिंगली हम ओका और मैरी की बॉडीज को लटका हुआ देख पाते हैं।
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैरी चेरी चुआ फिल्म की कहानी, जो कि एक फिलिपिन मूवी है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।